आज तारीख है 16 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए, कहता है जिंदगी को खुश रहकर जियो, है ना। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। ठीक है, एक दिन आपका खत्म हो जाता है तो सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता और रात्रि होती नहीं। आपने अगर कुछ नहीं किया उस दिन तो समझ जाइए कि वो आपका एक समय चला गया। ठीक है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। समझ में आया ना? बताइए, बोलिएगा 1 2 ऐसे। कहता है हाल ही में चुनाव आयुक्त, देखिए अब ये चुनाव आयुक्त, क्या चुनाव आयुक्त जानेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन होता है। चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर्स, है ना, इलेक्शन कमिश्नर्स। ये हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सुखबीर संधू को, ज्ञानेश कुमार को, यानी ए और बी अर्थात ये दोनों को, या फिर उत्पल कुमार सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों अर्थात सुखबीर संधू। अब ए और बी नहीं याद करना है, नाम याद करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूछा गया बताओ हाल ही में चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया, तो कहिएगा ए और बी को, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। तो चुनाव आयुक्त बनाया गया है सुखबीर संधू को और ज्ञानेश कुमार को। क्लियर है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने पूर्व IAS अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ना। इन दोनों को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन नाम है। तो एक नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार सुखबीर संधू। ये IAS ऑफिसर पहले रह चुके थे। ठीक है ना। कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ये जो नियुक्त करते हैं तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष दल का नेता भी होगा। तो विपक्ष दल का नेता अभी कौन है? खड़गे जी है। ठीक है, खड़गे याद रखिएगा। और PM द्वारा सदस्य रूप से नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री में आ जाएगा आपको गृह मंत्री आ जाएंगे, है ना। फिर आ जाएगा आपको बहुत सा पेट्रोलियम मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, जितना सब मिनिस्ट्री है ना, इसी को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो और लोग को बुला सकते हैं, रक्षा मंत्री को, ठीक है, रेल मंत्री को। चुनाव आयुक्त में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना। एक क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ये कौन है? राजीव कुमार, आपको पहले से पता है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? गेट बंद करो, पता नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? एक चुनाव आयुक्त कौन है ना। तो राजीव कुमार ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त है और दो को आज चुना गया। क्या क्या नाम था? कौन कुमार? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार। तो 3 लोग होते हैं इलेक्शन कमिश्नर में, 3 लोग होते हैं। एक मुख्य होते हैं और 2 उनके सहायक होंगे। ठीक है, तो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये पहले से सबको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार, है ना। करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। आइए भारत में चुनाव आयोग के बारे में जाने। अब ये बड़े बच्चे इसको पूरा नोट करेंगे, पूरा याद करेंगे, यही से क्वेश्चन आएगा। हर बार ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज तो नाम बदलेगा ना, सिर्फ नाम बदलता है, समझे, सिर्फ नाम बदलता है ना। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? चुनाव दिवस। चुनाव दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कितना तारीख को? 25 जनवरी को। तो इसकी स्थापना, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, लेकिन मुखिया ये सब सरपंच का इलेक्शन नहीं करवाता है। ठीक है, तो लोग आपको पता होना चाहिए भारत का चुनाव आयोग किस चीजों का इलेक्शन करवाता है। भारत का चुनाव आयोग किस चीज का इलेक्शन करवाता है?
भारत का चुनाव आयोग किस चीज का इलेक्शन करवाता है? तो लोकसभा के सारे सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है, नॉमिनेटेड लोग का नहीं, सदस्यों का, और राज्य विधानसभा, जितना भी राज्य में विधानसभा का इलेक्शन होता है मुख्यमंत्री के लिए, उसका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करवाता है? भारत का चुनाव आयोग, ठीक है ना, भारत का चुनाव। अभी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और दो अन्य नियुक्त कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार और सुखबीर संधू। ज्ञानेंद्र कुमार और सुखबीर संधू, ज्ञानेंद्र कुमार और सुखबीर संधू, याद रखेंगे। कहता है अनुच्छेद में चर्चा चुनाव आयोग के किस में है? 224 से 229 तक। भाग कितना में? भाग कितना में बताइए? संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की चर्चा है? 15 में। और 18 में आपातकाल था, आपात उपबंध, है ना। भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329, ठीक है, याद रहेगा। 324 से 329 क्या था? चुनाव आयोग की चर्चा, भारत के इलेक्शन कमीशन की चर्चा, अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर के 329 तक, ठीक है। भाग 15 में चर्चा इसकी है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार और सुखदेव था, सुखबीर संधू, सिंधु नहीं। कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। तो ये वाला तो कहानी पढ़ा चुके हैं, या तो 6 वर्ष हो जाएगा और नहीं तो 65 वर्ष। मतलब 65 वर्ष पहला ही पूरा गया, 6 वर्ष नहीं हुआ, 4 वर्ष हुआ तो भी ये रिटायर होंगे, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ किसने दिलवाया? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। किसके द्वारा शपथ दिलवाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब वर्तमान में ये 6 राष्ट्रीय पार्टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 6 राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी भी राज्य का इलेक्शन में भाग ले सकता है। इलेक्शन करवाता है चुनाव आयोग और ये सब भाग लेते हैं, है ना। तो देखिए 6 नेशनल पार्टीज जो है ये छोटे बच्चों के लिए भी है ना। भारत में 6 नेशनल पार्टी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी है। भारत में कितने पार्टी है? नेशनल पार्टी 6। भारत में नेशनल पार्टी कितने बच्चे? 6, ठीक है, याद रखेंगे। कितने पार्टी है? 6। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, आम आदमी पार्टी एएपी, बहुजन समाजवाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, सीपीआई। ये 6 गो राजनीतिक दल है ना, जो भारत के किसी भी राज्य में इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। समझ में आया? ये 6 राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। क्या? राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये, है ना, राष्ट्रीय पार्टी। तो नेशनल पार्टी भारत में कितने हैं? 6 हैं। कहता है भारत के प्रमुख पदाधिकारी में क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कैग बोलते हैं शॉर्ट में। सीएजी को क्या बोला जाता है? कैग। ध्यान से सुनते रहिएगा, याद ना होगा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये समझ में सारी चीज आएगा। सीएजी यानी कैग। कैग के प्रमुख कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, चुनाव नहीं, मुख्य सूचना आयुक्त ये हीरालाल समरिया। नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार यह बी अनंत नागेश्वरन। भारत के नए लोकपाल कुछ दिन पहले हुआ था ना, एएस खानविलकर। भारत के एएम खानविलकर। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? एएम खानविलकर। आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चे। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है ना, स्टारशिप, किसने लॉन्च किया? एक सबसे ताकतवर रॉकेट बनाया जिसका नाम है स्टारशिप। क्या नाम है? स्टारशिप।
है ना, तारा के जैसा एक शिप जहाज स्टारशिप लॉन्च किया है। सबसे ताकतवर ये रॉकेट बनाया, ये नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, जाक्सा के द्वारा, स्पेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसके द्वारा, किसकी कंपनी है? अमेरिका के एलन मस्क, एकदम अपना प्राइवेट कंपनी है। ये नासा भारत के कंपनी है, भारत के स्पेस कंपनी है। नासा अमेरिका के है, इसरो भारत के, इसरो भारत का है ना, जाक्सा जापान का, जाक्सा जापान का, और स्पेस एक्स ये भी अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका के एक आदमी का है, और जिस आदमी का नाम क्या है? एलन मस्क। एलन मस्क है ना, एलन मस्क ने एगो माइंड में चिप लगा रहा है। हा? क्या तुम लोग क्या आदमी, साउथ मूविया में वो चिप वाला लगा देता है। चलिए, रामचरण के थे, नहीं रामचरण नहीं, रामपुथनी वाला। कहता है दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को 14 मार्च 2023 को शाम, यानी परसों शाम में, परसों शाम में, है ना, बजे टेक्सास, जो यूएसए में, टेक्सास एक जगह है यूएसए में, टेक्सास एक जगह कहाँ पे है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट, हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बोका चिका से लॉन्च किया गया। बोका चिका जगह है, बोका चिका से लॉन्च किया गया। एलन मस्क की ये कंपनी है स्पेस एक्स। अभी मैंने बताया एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। ट्विटर का नाम सुने बच्चे? ट्विटर को एलन मस्क नहीं खरीदा, अब ट्विटर नाम नहीं है उसका, एक्स नाम है, सिर्फ एक्स यानी ट्विटर, सिर्फ एक्स यानी ट्विटर, जैसे व्हाट्सएप वगैरह आता है ना उसी तरह। कहता इसे स्पेस में ले जाने के बाद हिंद महासागर में उतारा जाएगा। स्पेस में किसी चीज को ले जाएगा, उसके बाद हिंद महासागर। यह मिशन 1 घंटे 4 मिनट का है, ठीक है। आइए, स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को, है ना, कलेक्टिवली स्टारशिप कहा गया, यानी दो को मिला करके स्टारशिप नाम दिया गया है। एक स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और दूसरा सुपर हैवी रॉकेट, ये दोनों को मिला करके नाम दिया गया है, कलेक्टिवली रूप से दोनों को मिला करके स्टारशिप। तो स्टारशिप किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। किसकी? एलन मस्क की कंपनी है। कहता इस व्हीकल की ऊंचाई, इसके व्हीकल यानी पहिए, इसके पहिए की ऊंचाई 397 मीटर है ना, बहुत ज्यादा। ये पूरी तरह से यूरिजेबल यानी यूज करने के बाद, ठीक है, यूज करने के लायक 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है ना, बहुत ज्यादा भारी है, ले जा सकता है 1.5 मीट्रिक टन, ठीक है। कहता है स्टारशिप सिस्टम में 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। बताइए, 100 लोगों को एक साथ कहाँ उतारेगा? मंगल ग्रह पर। इतना बड़ा ये स्टारशिप बनाया गया है ना, एलन मस्क के द्वारा। किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। पहला टेस्ट कब असफल रहा? पहला एक बार और टेस्ट हुआ था बच्चे 20 अप्रैल 2023 को, लेकिन ये क्या हो गया? फेल हो गया था। इतना पैसा करोड़ों अरबों रुपया पहले भी लग चुका था, लेकिन ये फेल हो गया। दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया, ये भी 18 नवंबर 2023 को हुआ, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया? फेल्ड हो गया। स्पेस एक्स की कंपनी में के बारे में जानिए। स्पेस एक्स कंपनी है क्या? इसका पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन, आप इसको नाम पूरा लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे, वीडियो देख के नोट्स बनाइए, और इसको जो बोलते हैं उसको लिखिए, और इसको पूरा रट्टा मारना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। कहता है यह कंपनी 2002 में बनी थी। कब बनी थी? 2002 में एलन मस्क द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? एलन मस्क द्वारा। एक अमेरिकी व्यक्ति है एलन मस्क, इसके द्वारा ये बनाया गया था। काम क्या करता है? तो अंतरिक्ष यान बनाना, सैटेलाइट लॉन्च करना, अंतरिक्ष यान बनाना और सैटेलाइट लॉन्च करना इसका काम है, ठीक है। कहता है इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। और लॉन्च कहाँ से किया गया है? बोका चोका। और जगह का नाम टेक्सास। किससे लॉन्च किया? टेक्सास से, ठीक है। हेडक्वार्टर आपने सीख लिया, कैलिफोर्निया। स्पेस एक्स रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट। फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है। अगला
कहता है लैंगिक असमानता सूचकांक में 2002 में भारत का कैमा स्थान रहा। ऑप्शन है 108, 118, 128 और 138। तो इसका राइट आंसर होगा 108। क्या इसका राइट आंसर है? 108। समझ में आया? यही है ना? 108। आइए, 108 रैंक मिला। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये आप सारे बच्चे इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। यूएनडीपी, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 जारी किया, जिसमें समलैंगिक समानता असमानता सूचकांक 2022 में दर्शाया गया। भारत का स्थान कैमा मिला बच्चे? है ना, 108। कहता भारत का स्कोर इतना है और 193 देशों में 108वें स्थान पर है। भारत कैमा स्थान पर है? 108। यानी यहाँ लैंगिक असमानता है। लैंगिक असमानता मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव होता है। इतना खराब ढंग से होता है कि भारत का स्थान मिला है 108, है ना। और लोग क्या कहते हैं कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। सब के सब झूठ बात है। अगर झूठ नहीं होता तो पहला स्थान मिलता भारत को। सही माना? आइए, 2021 में भारत का स्कोर 191 देशों में 122 में, तब कुछ ठीक हुआ है। समझ में आया? कहते इस सूचकांक 2021 के तुलना में 14 रैंक महत्वपूर्ण सुधार आया है, मतलब कुछ ठीक हुआ है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कहता है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के टॉप देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड। सब देश का नाम सुना हुआ है ना बच्चे? है ना? क्या है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है बताइए? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन नहीं लिखेंगे क्या? लिखिए कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। आप लोग को याद है क्या? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्विट्जरलैंड बर्न। स्विट्जरलैंड बर्न। स्विट्जरलैंड बर्न। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। हटाए क्या? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कहता है 2024 के प्रमुख सूचकांक में भारत का कहता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 स्टार है, यानी 93 स्थान है। क्या स्थान? 93। यानी भारत में सब चीज घूस से होता है। ठीक है, ये आपको भ्रष्टाचार यानी कि सारा भ्रष्ट है। सब पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट मिलेगा, नेता भ्रष्ट मिलेगा, सारे लोग क्या मिलेंगे? भ्रष्ट मिलेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, अगर यहाँ पुलिस को गाली दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सूचकांक कह रहा है कि भ्रष्ट है सब। समझ में आ रहा है? अगर सूचकांक में भ्रष्ट नहीं रहता तो भारत का स्थान पहला आता। ठीक है, इसमें देखिए पहला स्थान डेनमार्क का आता है। डेनमार्क में कोई पुलिस की गाली दे लेगा? वहां हिम्मत है ना? तो ये डेनमार्क है पहला स्थान पे। कौन? डेनमार्क। कहता है आल्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 66वां स्थान है और पहला स्थान यूएई का है। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स फर्स्ट हाफ में 85वां, जापान, सिंगापुर इस सबको 1वां स्थान मिला और भारत का 85वां स्थान मिला। ठीक है, चलिए आगे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ना, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान 42वां रैंक है। भारत का कितना रैंक मिला है? 42वां रैंक मिला है ना। याद रखिए क्वेश्चन आता है, रैंक से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है ना, कि कैमा स्थान क्या मिला है। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में 25वां रैंक मिला।
है ना। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 42वां स्थान मिला। और आज जो हमने पढ़ाया क्या चीज, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता में भारत का 108 स्थान मिला। क्या स्थान मिला? 108 लैंगिक असमानता में। आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाएगा तो हम पूछेंगे कैसे, और जब पूछेंगे नहीं तो आप लोग याद नहीं करेंगे, इसलिए नोट्स इतना जरूरी है। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे बात को। कहता है आगे देखिए, आगे देखो बच्चे, कहता है कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष पद्मश्री लिया था? तो 2023 में पद्मश्री मिला था। किसको? कपिल देव प्रसाद को। कपिल देव प्रसाद को, है ना, जिनका निधन हो गया 2023 में इन्हें पद्मश्री मिला था। आइए देखते हैं कपिल देव प्रसाद को। देखिए है कपिल देव प्रसाद जी, ठीक है, और 2023 में पद्मश्री मिला था। और ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है बच्चे? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। कहता है बावन बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल प्रसाद जी का निधन हो गया। कपिल प्रसाद जी का जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ था। कपिल देव प्रसाद अपने दादा एवं पिता की भवानी बूटी कला का हुनर से सीखा था। कुछ बूटी वूटी से कुछ बनाते होंगे, जड़ी बूटी से, ठीक है, और इस प्रकार से वो बनाते होंगे कला कल्चर। चलिए, ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, आगे देखा जाए। जल्दी में जो टपके हैं जिनका निधन हो गया है, ठीक है, क्या हुआ? जल्दी में जिनका निधन हुआ है, गजल गायक पंकज उधास, गजल गायक पंकज उधास, आप लोग आवाज नहीं कीजिए, आवाज सब कैच हो जाता है। गजल गायक पंकज उधास। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। अभिनेता ऋतुराज सिंह का निधन हुआ। जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज, ये है जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज, तो इनका भी निधन हो गया। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजिकी, इनका भी निधन हो गया, ठीक है। आज देखिए, कहता है महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? शिवाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, बाला साहेब ठाकरे, है ना, नगर या राजगढ़ नगर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, है ना, तो इसका अहिल्या नगर क्या कर दिया गया बच्चे? अहिल्या नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर। क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर। याद रहेगा। महाराष्ट्र के अहमदाबाद, अब अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर रहेगा। VBI इस बार के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होगा। अहमदनगर का नाम क्या है? तो अहिल्या नगर। क्या नाम है? अहिल्या नगर। अहिल्याबाई, है ना। ये बता दे, आपके जो गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने ही किया था। गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने किया था? अहिल्याबाई ने ही किया। तो अब अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर। अहिल्या नगर, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिला का नाम बदल करके अहिल्या नगर कर दिया गया। अब अहमदनगर ना नाम रहेगा, अब क्या नाम रहेगा? अहिल्याबाई। कहता अहिल्याबाई 18वीं सदी में मालवा प्रांत का सबसे योग्य शासिका थी, ठीक है। कौन? अहिल्याबाई। देखिए ये है अहिल्याबाई, ठीक है। शिव भक्त। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था, इसीलिए इसका नाम बदल करके अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर। कहता है वेल्हा तहसील के नाम बदल करके राजगढ़ कर दिया गया। ये भी नाम याद रखिएगा। वेल्हा तहसील एक जिला होता है, जिला का नाम बदल करके राजगढ़ कर दिया। शिवाजी के अधीन महाराष्ट्र साम्राज्य का पहली राजधानी ये थी, जिसका नाम वेल्हा तहसील था, आज राजगढ़ हो गया। और भी क्या क्या बदला गया है बच्चे, देखिएगा। बांद्रा, ये बांद्रा कहाँ है? कौन बताएंगे? मुंबई में है बांद्रा, ठीक है। बांद्रा वर्सोवा, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, सी माने सड़क, ये जहाज वाला, समुद्री जहाज वाला। लिंक का नाम अब वीर सावरकर सेतु रहेगा। इस सेतु का नाम क्या हो जाएगा? वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम क्या रहेगा? अटल सेतु। अहमदनगर जिला अहिल्याबाई होलकर नगर या अहिल्याबाई, एक ही बात है। शिव मोगा हवाई अड्डा का नाम अब हो जाएगा कुंपवे हवाई अड्डा। प्रस्तावित है, हुआ नहीं है, हो जाएगा। औरंगाबाद शहर, ये तो बहुत VBI है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद जिला, उसका नाम बदल करके कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर। क्या कर दिया गया बच्चे? छत्रपति, है ना। और आइए आज का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं जो
कुछ अलग है स्टैटिक से, आप लोग सब छोटे बच्चों के लिए भी है। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच। मैगीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच। मैगीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच। मेनर हिम रेखा रूस फिनलैंड के बीच। मेनर हिम रेखा रूस फिनलैंड के बीच। नीली रेखा इजराइल और लेबनान के बीच। नीली रेखा लेबनान और इजराइल के बीच। 17वीं समानांतर रेखा पूर्वी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच। 25वीं समानांतर रेखा मारिटानिया और माली के बीच। 31वीं समानांतर रेखा इजराइल ईरान और इराक के बीच। ठीक है, एक इतना शब्द दिया और 49वीं समानांतर रेखा दिया है। कितना कौन है जी? गिट लगा बताइए। 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कि मैक्सिको के बीच? यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच। चलिए, कहता है वायु, आज का क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में, यानी जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश। पुणे महाराष्ट्र में। देहरादून उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका सीहोर मध्य प्रदेश में। कहा? सीहोर मध्य प्रदेश में। बोलिए कहा? सीहोर मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। आइए, पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। लिख लो, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। लिखिए, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। और ये है किरण रिजिजू। ठीक है, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। ठीक है, याद लिख लिए, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, है ना। तो भारत में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना मानसून का नियंत्रण करने वाली प्रक्रियाओं को बेहतर समझ के लिए किया गया, है ना। यानी पानी कब होगा, नहीं होगा। इसकी स्थापना भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, है ना, पुणे महाराष्ट्र में है। ये तो आपको जानना चाहिए कि भारत के उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान ये कहाँ पे है? पुणे में। हेलो राका जी। आइए, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर के बारे में जाने, क्योंकि अभी सीहोर जिला में हुआ था। इसका स्थापना कहाँ पे? सीहोर जिला में। आइए, मध्य प्रदेश करंट अफेयर कहता है, जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश में एक नए लोकायुक्त होंगे। नए लोकायुक्त मध्य प्रदेश का चुना गया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का। दुनिया का पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित हुआ। पढ़ाए थे एक दिन, दुनिया के सबसे वैदिक घड़ी, दुनिया की, इसमें कैलेंडर सब रहेगा, है ना। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सब रहेगा, शादी विवाह पंचांग सब चीज इसमें रहेगा, मुहूर्त सब। दुनिया के पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की। कहाँ स्थापित किया गया? उज्जैन में। इस प्रकार से उज्जैन में। मध्य प्रदेश के बैगलेस स्कूल पहल का शुरुआत किया। बैगलेस स्कूल यानी कि बैग स्कूल में लेके नहीं जाना है, या कॉपी किताब बस लेके जाना है, बैग लेके नहीं जाना है। बैगलेस स्कूल होगा। क्या होगा? बैगलेस स्कूल। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। आईआईटी इंदौर के उज्जैन सैटेलाइट कैंपस के केंद्रीय मंजूरी मिली है और राहगीरे आनंद उत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में। यह याद रखिएगा, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आज का ये क्वेश्चन नंबर बच्चे 7, दुनिया का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस, है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कृत्रिम बौद्धिमत्ता, कृत्रिम बौद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिमत्ता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन, इंजीनियर का नाम डेविन। डेविन क्या होगा? एक रोबोट होगा। डेविन क्या होगा? एक रोबोट होगा। किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अब होंगे। जो कंप्यूटर पर काम करने वाले पहले आदमी होते थे सॉफ्टवेयर, ठीक है, बहुत सा फिल्म में देखिएगा सॉफ्टवेयर में तो ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखाएगा, क्योंकि उधर हर घर में लोग यहाँ पे कैसे ग्रेजुएशन करते हैं, वहाँ हर घर से लोग इंजीनियरिंग करते हैं, है ना। ग्रेजुएशन का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ इंजीनियरिंग का वैल्यू नहीं है। जैसे आज बिहार झारखंड में ग्रेजुएशन कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ इंजीनियरिंग का कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ इंजीनियरिंग कोई कर लेता है, भाई वो इंजीनियर है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से दक्षिण में सॉफ्टवेयर ज्यादा होते, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होंगे, जिसका नाम क्या होगा? डेविन। यह एक रोबोट होगा जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट होगा, है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा या कॉग्निशन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, ठीक है। आइए राइट, देखिए तो गूगल है। बताइए, आप लोग गलती बता दिए। आइए, तो अमेरिका स्थित कॉन्ग्रेसन नामक कंपनी, कॉन्ग्रेसन नामक, कोई नहीं बोलेगा, बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया था ये तलेट से आया? घर तो ही है। कहता अमेरिका स्थित कॉन्ग्रेसन नामक कंपनी डेविन नामक एक नया AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है बच्चे? डेविन नाम है। क्या नाम है? डेविन। ये एंड टू एंड एप्स एप्स बना सकता है। जब आप व्हाट्सएप खोलिएगा, व्हाट्सएप, तो उसमें लिखा रहेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। देखिए, जैसे ये फोन है, फोन में मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूं, व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप किसी का खोलिएगा तो ऊपर में रहेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी ये किसी को, दूसरे लोग को साझा नहीं करेगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है? ये दूसरे किसी को साझा नहीं करेगा, ठीक है ना बच्चे। आप इस चीज को याद रखिएगा, ओके। देखिए, इसमें तो जूम आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा हुआ है ना। ये दूसरे लोग में ऐसे ही नहीं जा सकता है, जिसके पास भेजिएगा उसी के पास जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो दुनिया का पहला पूरी तरह से AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो जिसका नाम क्या होगा? डेविन। किसने विकसित किया? USA का एक कंपनी है, अमेरिका स्थित USA की कंपनी है। क्या कंपनी का नाम है? कॉग्निशन, ठीक है। यह जटिल इंजीनियर कार्यों का योजना बना सकता है, मतलब मुश्किल से मुश्किल चीजों को हल कर सकता है। ये पुरानी बात है बच्चे। आइए, AI विकास के लिए भारत में भी 1000 GPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा, है ना। भारत भी ऐसा काम अब करेगा, सब अमेरिका में होगा, कुछ भारत में भी हो जाए। IIT और रिलायंस इंफोसिस मिलकर के हनुमान नाम का एक AI मॉडल बनाया था, ये हम लोग पढ़े थे ना, हनुमान। फिर दुनिया के पहले AI CEO मीका बना। CEO यानी पूरा ऑफिस चलाने का काम सबसे मेन जो होता है वो मीका करेगी, और मीका क्या है? एक रोबोट है। क्या है बच्चे? रोबोट है। आगे देखिए, ये देखिए मीका है ना, इलिसा है। ये कौन है? लीसा। भारत की पहली क्षेत्रीय AI एंकर न्यूज, यानी टीवी पर जो समाचार देते हैं ना, देखो देखते हो, लड़की या लड़का कोई समाचार देता है ना, वही समाचार देने वाली है। ये आदमी नहीं है, कोई लेडीज नहीं है, ये क्या है? रोबोट है, रोबोट। ये AI रोबोट है, समझ में आया? ये रोबोट समाचार देगी, अब सब समाचार देगा तो कोई की नौकरी खत्म हो गया। कहता भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम के केरल में स्थापित किया गया है, जिसका नाम, उस विद्यालय का नाम क्या रखा? शांतिगिरी विद्यालय भवन। शांतिगिरी विद्या भवन, शांतिगिरी विद्या। कहाँ खोला गया बच्चे? तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कुछ बात कर रहे हैं क्या?
टकटकी लगा के देखो, बहुत पिटेंगे। भारत की पहली एआई टीचर आइरिस है। या एआई टीचर को केरल के केसीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में काज करती है। यानी कि ये टीचर है। बताइए, आप टीचर पढ़ाने के लिए अब हम नहीं रहेंगे, बड़े बड़े कॉलेज में आप जाइएगा, अच्छे पूरा बढ़िया, ठीक है, तो वहां रोबोट पढ़ाने को मिलेगा। और रोबोट भी आप जो पूछेगा ना क्वेश्चन का जवाब देगा, और आपको फीलिंग नहीं होगा कि कोई दूसरा कुछ पढ़ा रहा है, लगा कि आदमी ये पढ़ा रहा है, आपके जैसा बात भी करेगा। बड़े बड़े जगहों पर पिटाई नहीं होती है, मार वाला तो बातें नहीं है ना। रोबोटिक चलने वाला रहेगा ये, है ना। रोबोट सारा वर्क करेगा एकदम जस्ट लाइक एज आदमी। और आदमी जैसे नया चीज सोचता है, ये भी नया चीज सोचेंगे। ये जो होगा ना, ये भी नया चीज सोचेगा। कंप्यूटर नया चीज सोच सकता है? नहीं। मोबाइल नया चीज सोच सकता है? जे मोबाइल में लोड है, जैसे वो फोटो अपलोड किया है तो दूसरा फोटो भी खींच लेगा। हमने मान लिया कि 4-5 गो फोटो खींचना था, एक गो ऐसा फोटो खींचना था जो नहीं खींचे लेकिन बड़ी सुंदर था, और वो वाला फोटो लेना तो मोबाइल लेगा अपन मन से। लेकिन ये रोबोट ऐसे काम करेगा, ये अपना मन से सारा काम करेगा। जैसे आदमी कैसे करता है, हमको ये मन है तो ये करेगा, ये मन है तो ये करेगा, ऐसा ही एक आदमी होंगे। समझ में आया बच्चे? आइए आज का ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि यार उसको ना पता होगा। आइए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि घूमने वाले, मोबिलिटी मतलब घूमना, मोबाइल मतलब घूमना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अभी बताइएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण, है ना। इस्पात मंत्रालय बोलो, तो इसका राइट आंसर हो गया भारी उद्योग मंत्रालय। क्या? भारी उद्योग मंत्रालय। इसका आंसर क्या हो गया? भारी उद्योग। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है अभी? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया बच्चे? भारी उद्योग मंत्रालय, यानी बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को लिए प्रोत्साहित करना। सब चीज इलेक्ट्रिक, देखो ये स्कूटी है ना, सारा चीज अब इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक के लागू की गई है। इस योजना में खर्च कितना होगा? 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी विनिर्माण में तेजी आएगी और ज्यादा तेजी आएगी। भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। अब तो कुछ दिन में सब बदल जाएंगे, ठीक है बच्चे। कुछ दिन में इलेक्शन होगा ना अप्रैल में, तो अधिकतर लोग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे सब। मोदी तो मोदी रहेंगे, है ना, वो तो प्रधानमंत्री है। इसके अलावा और सब मिनिस्ट्री बदल जाएगा। अभी राजनाथ सिंह कुछ और बन जाएगा, दूसरा चीज कुछ और बन जाएगा, दूसरा एक आध को पुरान के रह जाएगा वही वाला, लेकिन सब नया आपको याद करना होगा फिर से एक बार, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा 9। आइए, कहता है किस देश के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति कौन है ना, देखिए डेली रिवीजन हो रहा है ना, एक ही चीज, राष्ट्रपति डेली आ रहा है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। डायरेक्ट की उपाधि, डॉक्टरेट, क्या हम डायरेक्ट, डॉक्टरेट की उपाधि, हमसे क्या डायरेक्ट है भाई। डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। किसकी उपाधि? डॉक्टरेट। श्रीलंका के द्वारा बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस। तो अभी मॉरिशस में गए हुए, मॉरिशस का परेड में गए हुए। कितना तारीख को परेड है? 17 मार्च। कब आजाद हुआ था मॉरिशस? 1968 में, 17 मार्च 1968, ठीक है बच्चे। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी कहाँ थी? पोर्ट लुई, पोर्ट लुई, ठीक है। तो मॉरिशस के द्वारा देखिए इनको ये सम्मान दिया गया, डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया। किसकी उपाधि? डॉक्टरेट की उपाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है। मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से नवाजा गया है ना। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रविंद कुमार जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ का एक रुपी कार्ड गिफ्ट किया गया, ठीक है। क्या है? रुपी कार्ड।
कहता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस राष्ट्रीय विज्ञान 12 मार्च में शामिल होने वाली छठी भारतीय बनी है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में देखिए, आइए कुछ दिन पहले पढ़ाया था, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। आसिफ और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी, ठीक है। तामस सुल्यूक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। हंगरी के नए। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? बोलो, इस्लामाबाद। और हंगरी की राजधानी बोलो, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर देखिए, नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना। कुछ दिन पहले पढ़ाया गया था, नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन बना। अब श्रीलंका में गीता महोत्सव का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ। स्पेन का बार्सिलोना कहाँ है बच्चे? तो स्पेन में है। बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन में। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है वन नेशन वन इलेक्शन। एक नेशन यानी एक देश एक इलेक्शन, यानी एक देश, जैसे भारत देश है इलेक्शन एक बार हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री का इलेक्शन, प्रधानमंत्री का, यानी दोनों इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। यहाँ नहीं ऐसा होता है। 25 में जैसे बिहार में इलेक्शन होना है मुख्यमंत्री के लिए, आप प्रधानमंत्री के लिए 24 में, कहीं 26 में होना, कहीं 27 में होना होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या किया गया है? एक नीति बनाई गई है, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति के रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, रामनाथ कोविंद, गुलाम नबी आजाद, अर्जुन राम मनोहर, है ना, गुलाम नबी आजाद। अब देखिए इसका राइट आंसर आ गया रामनाथ कोविंद। ये कौन थे? इसके पहले राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे ना, ठीक है। इसके पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, तुमको याद नहीं है? आइए आगे देखिए, वन, ये राष्ट्रपति कोविंद है। ये कौन है? राष्ट्रपति कोविंद। कहता है वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, ये पहले राष्ट्रपति थे, समझ में आया। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 68,626 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की है, यानी इतना पन्ना पर ये काम करे। 2 सितंबर 2023 को पैनल का गठन किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 191 दिनों का समय लगा। लग रहा है संविधान बन रहा। एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने पक्ष में और 15 विपक्ष में, यानी 32 लोग कहा कि ठीक है एक बार करा दीजिए, लेकिन 15 को कहा कि एक बार। इसमें बिहार आगे होगा ना कहे वाला, है ना। चलिए खैर, ये सब पार्टियां के नाम है ना। रामनाथ कोविंद है, ये आए थे, पैनल मेंबर है। कौन कौन इसमें बनेंगे, कौन कौन, ठीक है। आइए आज का केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की कमेटी स्पेशल मेंबर बनाए गए। पैनल ने 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया को भी अध्ययन किया। 7 अलग अलग देशों में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन किया। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका का भी अध्ययन किया गया कि वहां दोनों का एक साथ कैसे इलेक्शन होता है, ठीक है। स्वीडन का किया गया, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये सभी जगह पर एक के साथ इलेक्शन होता है। प्रधानमंत्री और इसका मुख्यमंत्री का इलेक्शन एक साथ होता है। समझ में आया बच्चे? आगे देखा जाए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही होते थे, लेकिन बाद में अलग अलग होने लगा, ठीक है। अब मोदी चाह रहे हैं कि फिर से एक ही साथ। ऐसे फायदा क्या है? बहुत ज्यादा पैसा बचेगा सरकार को। कोई भी खर्च हो रहा था, देखिए एक बार जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो खर्च होगा, और अभी एक और दोनों एक ही दिन दोनों का वोट दीजिए। एक ही बार लाइन में खड़ा हुए, एक जैसे आप मुखिया वाला इलेक्शन देखते होंगे
कि 4-4-5-5 लोग खड़े रहते हैं। मुखिया में कोई और रहता है, सरपंच में कोई और रहता है, वार्ड मेंबर में कोई और रहता है ना, समिति में कोई और रहता है। ऐसे एक ही बार में जाते हैं और 4 गो वोट मार के आ जाते हैं, है ना। मुखिया में जिसको देना उसको दीजिए, सरपंच में जिसको देना, ऐसे ही यहाँ पे 2 इलेक्शन होंगे, एक लोकसभा का होगा और एक विधानसभा का। दोनों में आप वोट दे दीजिए जिसको देना चाहते हैं। पैसा खर्च का और आदमी का भी टेंशन कम, है ना। जीते या हारे अपना वो समझे। कहता है 1968-1969 में विधानसभाओं के समय पहले ही भंग कर दिया गया था, ऐसे ही हो गया। 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक कहता है कि एक देश और एक चुनाव परंपरा टूट गई। लोकसभा बीचे में भंग हो गया, है ना। लोकसभा जैसे भंग हो गया, कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं रहा, किसी कारण से पार्टी टूट गई होगी और प्रधानमंत्री डिसॉल्व हो गए। इस वजह से एक देश और एक इलेक्शन ना हो पाया। ठीक है बच्चे। और ये देखिए इन देशों में होते हैं 7 चुनाव। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका का झंडा बेटा फ्लैग, ये स्वीडन का है, ये ब्रिटेन का है। ऐसा तो देखबे करते होंगे, यही हमारे पर गुलामी करे हुए था। ठीक है, ठीक है। तो आज का बस इतना ही।